अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है टॉपिक जो ख़तरनाक चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसको जो है डिस्क्राइब करते हैं। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो है हमारे लिए, क्योंकि ये तो आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, तो जो बातें आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं वही बातों की रिपीटिशन है। और सेकंड जो हमने बेसिक जो है यहाँ पे जो हमारा केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने टारगेट करना है, तो हमने दो क्वेश्चन को टारगेट करना है। कि पहला पॉइंट ये है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एटम, के व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एटम, कि एटम की कंपोजिशन क्या होगी। तो ये साइंटिस्ट जो है ये क्यूरियस थे, मतलब ये कि वो इस पॉइंट की सर्च में थे कि एटम की कंपोजिशन क्या होगी, कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एटम, एटम की कंपोजिशन क्या है, कि एटम के अंदर क्या है। और फिर ये डिस्क्राइब करते हैं सेकंड पॉइंट में जो है जब एटम के अंदर जो है इसकी कंपोजिशन फाइंड की गई है, तो फिर उसके बाद जो है ये क्वेश्चन डिस्क्राइब किया गया है कि हाउ द एटम लुक लाइक, कि हाउ द एटम, कि ये एटम किस तरह नजर आएगा। मतलब ये कि इसमें ये पार्टिकल की अरेंजमेंट किस तरह होगी, पार्टिकल्स इसके अंदर क्या है, और फिर ये पार्टिकल की अरेंजमेंट किस तरह है। तो ये साइंटिस्ट जो है इसके बारे में जो है हर टाइम जो है मतलब लगे थे। तो हाउ द एटम लुक लाइक, ये किस तरह नजर आएगा, हाउ द एटम लुक लाइक। तो हम यहाँ पे क्या स्टडी करते हैं, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एटम, के एटम के अंदर क्या है। तो यहाँ पे हम जो है डिस्कवरीज की तरफ जब जाते हैं, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की बात करते हैं, फिर उसके बाद जो है प्रोटॉन की डिस्कवरीज की बात करते हैं, फिर उसके बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरीज की जो है ये बात करते हैं कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एटम। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरीज को जो है हमने क्या करना है, यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। द सेकेंड पॉइंट जो है जब ये हमें पता चल जाए कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है इसमें जो है एटम के अंदर प्रेजेंट है, तो फिर साइंटिस्ट इस सर्च में थे कि आया जो है ये एटम किस तरह नजर आता है, इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होंगे, प्रोटॉन कहाँ पे होंगे, न्यूट्रॉन। तो उन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर को कि हाउ द एटम लुक लाइक। तो अब नो हाउ द पार्टिकल के कि ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की अरेंजमेंट इन एटम किस तरह होगी। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसेप्ट्स हैं जिसको हमने जो है आप लोगों ने जो है प्लम्स पुडिंग एटॉमिक मॉडल का नाम सुना होगा, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल नाम सुना होगा, बोहर एटॉमिक मॉडल सुना होगा। यहाँ पे जो है हम जो डिस्क्राइब करते हैं दूसरा मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक मॉडल हमें जो है फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है एटम का स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि एटम में जो है इन पार्टिकल्स की अरेंजमेंट किस तरह है। तो ये जो है हाउ द एटम लुक लाइक। तो इस पूरे चैप्टर में हमने ये दो क्वेश्चन जो है इनको टारगेट करना है कि इस एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है, और फिर उसके बाद हाउ द एटम लुक लाइक, एटम किस तरह नजर आता है। तो हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की एटम के अंदर जो है इनकी अरेंजमेंट क्या है, तो इनको जो है हमने क्या करें इस पूरे चैप्टर में जो है डिस्क्राइब करना है। तो ये क्लासिकल कंसेप्ट्स हैं, उन क्लासिकल कंसेप्ट को क्लासिकल फिजिक्स जो है हमने यहाँ पे डिस्कशन करनी है। अगर आप लोग देखें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा मेरे ख्याल में मैट्रिक में आप लोगों ने लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन में क्या है कि मासेस कैन नेदर बी क्रिएटेड, कि लेट्स सपोज अगर मेरे पास जो है ये हाइड्रोजन है एंड इफ इट कंबाइन विद ऑक्सीजन यू विल गेट 2 मोल ऑफ द वाटर। तो ये 2 मोल ऑफ द जो है या 2 मॉलिक्यूल्स अगर मैं लेता हूं, मॉलिक्यूल्स है, और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल जो है इसको डिस्क्राइब करता हूं कि अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इफ इट कंबाइन तो इट विल प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। इस साइड पे रिएक्टेंट के साइड पे 3 मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं एंड इट प्रोड्यूसेस 2 मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कंजर्व नहीं होते, देयर इज नो लॉ ऑफ मॉलिक्यूल कंजर्वेशन, मॉलिक्यूल कंजर्वेशन का लॉ नहीं होता, मॉलिक्यूल आर नॉट कंजर्व, मॉलिक्यूल कंजर्व नहीं होते। पहला पॉइंट ये है। अगर आप लोग देखिए सेकंड पॉइंट में जो है यहाँ पे एक्सप्रेस करता हूं कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोड्यूस करता है 2 मोल ऑफ वाटर। तो यहाँ पे 3 मोल्स रिएक्टेंट के साइड पे रिएक्ट करते हैं एंड यू विल गेट 2 मोल। इट मींस कि इस साइड पे रिएक्टेंट के साइड पे और प्रोडक्ट के साइड पे मोल डिफरेंट है। तो ये पॉइंट भी याद रखिए, देयर इज नो लॉ ऑफ मोल कंजर्वेशन, मोल भी कंजर्व नहीं होते, मोल की कंजर्वेशन नहीं होती, मॉलिक्यूल की कंजर्वेशन नहीं होती। अगर मैं यहाँ पे एक्सप्रेस करूं कि 4 ग्राम जो है कि यहाँ पे ये क्या है 4 ग्राम है, और यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो ये 32 ग्राम है। ऑक्सी हाइड्रोजन is equal to 4 gram, oxygen is equal to 32 gram and it produces जो है 2 into 18 gram। इस साइड पे 36 ग्राम और इस साइड पे भी 36 ग्राम है, तो दोनों साइड पे मासेस इक्वल है, मासेस कंजर्व होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मासेस कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ फिजिकल या केमिकल प्रोसेस हो, मासेस क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं। सो ड्यूरिंग द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन में कि हम ये डिस्क्राइब करते हैं कि मासेस कंजर्व होते हैं, नो मोल कंजर्वेशन होता है और नो मॉलिक्यूल कंजर्वेशन, मॉलिक्यूल भी कंजर्व नहीं होते। एक थर्ड पॉइंट ये है अगर आप लोग देखें मैं यहाँ पे 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन
कंबाइन होते हैं 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ, इस साइड पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? 6 हो गए। और यहाँ पे जो है अगर आप 4 × 2 तो 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 4 × 2 और यहाँ पे जो है 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इस साइड पे भी ऑक्सीजन, ये आप लोगों के पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के 6 बनते हैं। तो इस साइड पे भी 6 एटम है और इस साइड पे भी आप लोगों ने लॉ ऑफ एटम कंजर्वेशन, मतलब ये कि एटम कंजर्व होते हैं। तो एटम की कंजर्वेशन होती है और मासेस की कंजर्वेशन होती है। तो मासेस कंजर्व होते हैं, लॉ ऑफ जो है अगर आप लोग देखें मास कंजर्वेशन, मासेस कंजर्व होते हैं, इनकी कंजर्वेशन होती है। और एटॉमिक जो है यहाँ पे एटम के नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग अ फिजिकल प्रोसेस या केमिकल प्रोसेस, एटम भी कंजर्व होते हैं। सो लॉ ऑफ एटम कंजर्वेशन या लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के मासेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, और वी कैन आल्सो डिस्क्राइब के एटम्स के नाइदर, तो एटम और मासेस जो है ये कंजर्व होते हैं और रेस्ट ऑफ द वॉल्यूम नॉट कंजर्व होता है, मोल कंजर्व नहीं होता, मॉलिक्यूल कंजर्व नहीं होते। तो आप लोगों ने ये पॉइंट ज़हन में रखना है कि मोल जो है मोल कंजर्व नहीं होते, मॉलिक्यूल कंजर्व नहीं होते, मॉलिक्यूल जो है ये कंजर्व नहीं होते, वॉल्यूम, लॉ ऑफ वॉल्यूम कंजर्वेशन नहीं होता। तो ये 3 नो कंजर्वेशन, इनकी कंजर्वेशन नहीं होती, लेकिन मास और एटम की कंजर्वेशन होती है। यहां पे जो है नो कंजर्वेशन ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम, इनकी कंजर्वेशन जो है ये डिस्क्राइब नहीं होती। तो ये क्लासिकल लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन में है कि मासेस कंजर्व होते हैं। तो अगर आप लोग देखिए मासेस कंजर्वेशन में जो है हम जो डिस्क्राइब करते हैं कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में अगर मैं एक्सप्रेस करता हूं कि जितने मासेस ऑफ द रिएक्शन कंबाइन होते हैं द सेम नंबर ऑफ मासेस ऑफ द प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। तो ये एक जनरल सही जो है लॉ है। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, इसका मतलब क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, अगर मैं यहां पे लेट सपोज जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन का मतलब क्या है? अगर मैं वाटर ओशन से लेता हूं, अगर मैं रेन वाटर लेता हूं, अगर मैं जो है यहां पे कैनाल वाटर लेता हूं, अगर मैं स्ट्रीम वाटर लेता हूं, अगर मैं रिवर वाटर लेता हूं, जो भी सोर्स है वाटर का, अगर मैं लेबोरेटरी में वाटर बनाता हूं, लेबोरेटरी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर बनाता हूं, इन सब में जो है द रेशियो ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो H2O 2:1 के साथ कॉम्बिनेशन है। इन सब की कंपोजिशन कांस्टेंट है। क्या मतलब है कि ओशन वाटर का फार्मूला, अगर आप ओशन वाटर ले तो उसका भी फार्मूला H2O है, अगर आप रेन वाटर ले तो उसका भी फार्मूला जो है आप लोगों के पास वाटर है H2O है, कैनाल वाटर ले तो उसका भी जो है अगर आप देखिए H2O है, और अगर आप स्ट्रीम जो है स्ट्रीम से वाटर लें तो उसका फार्मूला भी H2O है। तो जो भी सोर्स होगा, एक मैटर जिस सोर्स से भी आ रहा हो, डिफरेंट सोर्सेस आ रहा हो, उसमें द रेशियो ऑफ कंबाइंड एलिमेंट जो है इट मस्ट बी रिमेन्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होना चाहिए। दिस इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ये कांस्टेंट कंपोजिशन है। तो एक कंपाउंड डिफरेंट सोर्सेस से, एक कंपाउंड डिफरेंट सोर्सेस से लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं। द लॉ ऑफ तो एक लॉ जो है क्लासिकल लॉ में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। हमने लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ जो है डेफिनेट प्रोपोर्शन यानी कांस्टेंट कंपोजिशन, और एक है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसको जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। अगर आप लोग देखें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में हम क्या डिस्क्राइब करते हैं, ये एक एलिमेंट है कार्बन, एंड इफ इट कंबाइन विद ऑक्सीजन यू विल गेट कार्बन मोनोऑक्साइड। इफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हम करते हैं तो इट इज डिस्क्राइब एज अ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। अगर ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है एक्सिस के साथ, इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो इट आल्सो प्रोड्यूसेस कार्बोनेट्स, ये कार्बोनेट्स आयन प्रोड्यूस करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड लीथल गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन गैस है, और ये कार्बोनेट जो है ये आप लोग देखिए ये आयंस फॉर्म में होते हैं। यहां पे मास ऑफ वन एलिमेंट इज फिक्स, एक एलिमेंट का अगर आप लोग देखिए मास जो है ये फिक्स है, रेशियो फिक्स है, लेकिन दूसरा एलिमेंट इस एक एलिमेंट के साथ क्या हो रहा है, मल्टीपल प्रोपोर्शन में कंबाइन हो रहा है। 1:1, 2:1, 3:1 के साथ जो है यहाँ पे क्या है, ये कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये आ रही है। तो अगर आप लोग देखें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, सो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में 32 ग्राम, सॉरी यहाँ पे जो है 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन विद द 16 ग्राम, इट प्रोड्यूसेस जो है 28 ग्राम। तो यहाँ पे जो है ये कार्बन के लिए और ये ऑक्सीजन के लिए है। अगर यहाँ पे देखें 12 ग्राम ऑफ कार्बन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन होता है 48 ग्राम ऑफ का ऑक्सीजन के साथ
तो यहाँ पे कार्बोनेट्स बनते हैं। तो अगर आप इसको देखें, एक एलिमेंट का मास फिक्स है और दूसरा एलिमेंट का जो मास है वो सिंपल मल्टीपल प्रोपोर्शन में जो है इसके साथ कंबाइन होता है। तो यहाँ पे ये आयन, ये जो है ग्रीन गैस और ये जो है लीथल गैस जो है ये जनरेट करता है। तो ये इनकी तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कि एक एलिमेंट्स की जो प्रोपोर्शन है, रेशियो है वो फिक्स है और दूसरा एलिमेंट जो है 1, 2 और 3 प्रोपोर्शन के साथ जो है इस एलिमेंट के साथ क्या होता है, कंबाइन होता है। तो ये अगर आप लोग देखें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। अच्छा, ये क्लासिकल लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन है। एटम के बारे में ये डिस्क्राइब किया जाता है कि एटम एक इनडिवाइजिबल पार्टिकल है। इट वाज कंसिडर्ड अप टू 18 से 19 सेंचुरी तक जो है इट वाज कंसिडर्ड कि यह एटम जो है इनडिवाइजिबल पार्टिकल है। एटम्स जो है एक इनडिवाइजिबल पार्टिकल, लेकिन जब इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गए तो फिर साइंटिस्ट इस बात पे पहुंच गए कि इलेक्ट्रॉन क्या, एटम क्या है, ये डिवाइजिबल है। तो फिर यहाँ पे जो है जो मॉडर्न जो है मतलब ये कि न्यू फिजिक्स के बारे में, मॉडर्न फिजिक्स के बारे में हम यहाँ पे जो आइडिया की तरफ आते हैं, तो मॉडर्न फिजिक्स में हम यहाँ पे द फर्स्ट पॉइंट जो है वो है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के जरिए जो है इलेक्ट्रॉन जो है और प्रोटॉन की डिस्कवरी की गई है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी की गई है कि एटम जो है 2 पार्टिकल से बना हुआ है। अगर आप लोगों के पास पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को डिस्कवर किया गया, फिर उसके बाद रेडियो एक्टिविटी के बेस पे जो है, रेडियो एक्टिविटी के बेस पे कि रेडियो एक्टिविटी अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यहाँ मोस्टली जो है कि न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है तो वो रेडियो एक्टिविटी के बेस पे जो है डिस्कवरी की गई है। तो रेडियो एक्टिविटी के बेस पे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की गई है। ये मॉडर्न फिजिक्स की जो है क्या है, बेस है। और यहाँ पे द थर्ड पॉइंट जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द एटम को डिस्क्राइब करते हैं। द फोटो इलेक्ट्रॉन्स स्पेक्ट्रोस्कोपी बिल्कुल जो है क्लियर इमेज आपको देता है कि व्हाट इज इनसाइड द एटम, एटम का स्ट्रक्चर किस तरह होगा, उसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है और ये ऑर्बिटल, ये सब कुछ जो है। तो एटम का जो स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये हाईली जो है कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। Now this complicated structure can be described by spectroscopy। इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए जो है क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो ये अगर आप लोग देखें जस्ट ओनली टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर है कि इस चैप्टर में हमने कंपोजिशन ऑफ द एटम को स्टडी करना है, हमने स्ट्रक्चर ऑफ द एटम को स्टडी करना है और ये जो है जनरल जो है डिफरेंट जो है लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन है, तो उन लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन को जो है यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। तो अगर आप लोग देखें तो इसी के साथ जो है हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करेंगे। मतलब ये कि ये हमने क्या करना है, नेक्स्ट जो हमने टारगेट करना है वो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को जो है डिस्क्राइब करना है। सो अगर आप लोग देखें इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी का जो एक्सपेरिमेंट है, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी जो है इस एक्सपेरिमेंट को डिस्क्राइब करते हैं। द एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म जो है मुख्तलिफ बुक में जो है मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स है। तो विलियम क्रूक्स का जो एक्सपेरिमेंट है, बाज़ जगह पे जो है डेट्स गिवन है, तो ये डेट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। कि तो डिस्चार्ज ट्यूब क्या है, ये जो है एक ग्लास ट्यूब है, सील ग्लास ट्यूब है, ये ग्लास ट्यूब है और यहाँ पे जो है 2 इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है, ये 2 इलेक्ट्रोड्स है और ये बैटरी है। तो बैटरी जो है जिस नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है इसको कैथोड कहते हैं और यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो कनेक्टेड है इसको एनोड से डिस्क्राइब करते हैं। असल में विलियम क्रूक जो है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है विद इन द ईयर जो है स्टडी कर रहा था कि आया जो है कौन से कंडीशन पे जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है यहाँ पे कंडक्शन होती है। सो ये जो है उसने जो उसका सेटअप है, जनरल जो सेटअप है, तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि जब कंडीशन जो है इसमें क्या है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो 760 mm ऑफ मर्करी जो है यहाँ पे एयर प्रेशर हो, यहाँ पे प्रेशर जो है इनसाइड द ट्यूब जो है 760 mm ऑफ मर्करी हो, तो वो क्या करता है, इस बैटरी को ऑन कर लेता है। जब बैटरी को ऑन करता है और तो यहाँ पे जो है वो 2000 वोल्ट बैटरी को कनेक्ट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता है, बट देयर वाज नो कंडक्शन, यहाँ पे कोई कंडक्शन ऑब्जर्व नहीं हो रहा था। फिर उसने पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर दिया कि 2000 वोल्ट से जो है उसने जो है यहाँ पे क्या किया, 2000 वोल्ट से पोटेंशियल डिफरेंस से 5000 पे लेके गया है। 5000 फिर भी कोई कंडक्शन नहीं, फिर वो इस वोल्टेज को जो है 10000 वोल्ट पे लेके चला जाता है, बट देयर वाज नो कंडक्शन। उसके कंक्लूजन ये थे कि ईयर इज अ बेड कंडक्टर, क्योंकि ईयर में जो है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए या आयंस चाहिए, क्योंकि न्यूट्रल ईयर में जो है कोई पार्टिकल्स जो है इलेक्ट्रिसिटी को मतलब ये कंडक्ट नहीं करे। तो उसके कंक्लूजन ये है कि ईयर जो है इनसाइड द ट्यूब इट 760 mm ऑफ मर्करी पे जो है इज अ बेड कंडक्टर ऑफ करंट, इज अ बेड कंडक्टर। ये क्या है, बेड कंडक्टर ऑफ करंट जो है डिस्क्राइब करता है।
फिर वो यहाँ पे जो है सेकेंड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है और ये वैक्यूम पंप ऑन करता है और प्रेशर इनसाइड द ट्यूब को रिड्यूस करता है। जब प्रेशर इनसाइड द ट्यूब रिड्यूस करता है सो प्रेशर को जो है वो ड्रॉप कर लेता है 0.1 mm ऑफ मर्करी पे। जब वो प्रेशर इनसाइड द ट्यूब इस साइड पे लेके आ जाता है और यहाँ पे 10,000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता है तो ही फाउंड अ ग्लो इनसाइड द ट्यूब। नो ग्लो क्या था, यहाँ पे जो है क्या होता है, यहाँ पे ग्लो जो है यहाँ पे अपीयर हो गया, ग्लो जो है इनसाइड द ट्यूब जो है ये अपीयर हो गया। सो व्हेन प्रेशर इनसाइड द ट्यूब इज 0.1 mm ऑफ मर्करी तो यहाँ पे ग्लो इनसाइड द ट्यूब जो है 10,000 वोल्ट जो है ये अपीयर हो गया है। न उसके कंक्लूजन यहाँ पे जो है डिस्क्राइब करते हैं, उसको ये पता नहीं था कि यहाँ पे ये ग्लो कहाँ से अराइज होता है, उसको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं थे, वो तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट, मतलब ये कि उसको ये इंफॉर्मेशन नहीं थी कि ये ग्लो कहाँ से अराइज हो रहा है, तो ग्लो इनसाइड द ट्यूब। लेकिन वो ये इंफॉर्मेशन कि जब उसने हाइड्रोजन गैस को यूज किया, हाइड्रोजन गैस इनसाइड द ट्यूब यूज करता है तो अब ब्लू कलर ग्लो जो है वो अपीयर होता है, और जब नियॉन गैस को यूज करता है तो रेड कलर ग्लो जो है अपीयर होता है, और जब हीलियम गैस को यूज करते हैं तो पिंक कलर का ग्लो अपीयर हो रहा था। तो उसके कंक्लूजन ये है कि जो ग्लो इनसाइड द ट्यूब जो है ये प्रोड्यूस हो रहा है, इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस। जब नेचर ऑफ द गैस चेंज होता है तो यहां पे ग्लो का कलर भी चेंज होता है। सो द ग्लो इनसाइड द ट्यूब डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, ये नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंडेड है। तो ग्लो का कलर, जब गैस का नेचर चेंज होता है तो ग्लो का कलर भी जो है यहां पे क्या हो जाता है, ये चेंज हो जाता है। फिर वो एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है। थर्ड केस पे जो है वो क्या करता है कि प्रेशर वैक्यूम पंप को ऑन कर लेता है और इस प्रेशर को ड्रॉप कर लेता है। थर्ड एक्सपेरिमेंट में 0.01 mm ऑफ मर्करी पे जो है ये प्रेशर ड्रॉप कर लेता है और यहां पे 10,000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता है। 10,000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता है तो ही फाउंड कि यहां पे जो है ये जो ग्लो है वो डिसअपियर हो जाता है। तो ग्लो इनसाइड द ट्यूब जो है, ग्लो इनसाइड द ट्यूब डिसअपियर, इनसाइड द ट्यूब डिसअपियर हो जाता है, ट्यूब डिसअपियर, ये डिसअपियर हो जाता है। तो ग्लो इनसाइड द ट्यूब जो है ये डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। एंड ही फाउंड, और यहां पे जो है उन्होंने एक मटेरियल रखा हुआ है दैट इज कॉल्ड जिंक सल्फाइड, जिसको जिंक सल्फाइड कहते हैं। जिंक सल्फाइड एक फ्लोरेसेंट मटेरियल है, जिंक सल्फाइड एक फ्लोरेसेंट मटेरियल है और फ्लोरेसेंट मटेरियल का काम ये होता है which convert kinetic energy of the particle into light energy, जिनका काम ये होता है कि वो kinetic energy of the particle को light energy में कन्वर्ट करता है। तो he found कि यहाँ पे जो है कुछ स्पार्किंग जो है बिहाइंड जो है यहाँ पे एनोड के जो है यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं। तो ग्लो इनसाइड द ट्यूब डिसअपियर हो जाता है, लेकिन ही फाउंड कि यहाँ पे जो है कुछ स्पार्किंग अपीयर हो रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ से कुछ आ रहा है और वो यहाँ पे जब स्टक होता है तो वो स्पार्किंग प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे कुछ पार्टिकल है जिसके साथ काइनेटिक एनर्जी है और वो पार्टिकल जब आ रहा है और यहाँ पे स्पार्किंग प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये जो है कि ग्लो इनसाइड द ट्यूब, फिर वो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को जो है जब यहाँ पे जो है यूज करता है तो ही फाउंड द सेम स्पार्किंग अपीयर होती है, यहाँ पे स्पार्किंग। फिर वो हाइड्रोजन गैस की जगह जो है नाइट्रोजन गैस को यूज करता है तो ही फाउंड द सेम गैसेस जो है। फिर वो यहाँ पे जो है क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को यूज करता है, ही फाउंड द सेम टाइप ऑफ स्पार्किंग यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। प्लीज, उस जमाने में विलियम क्रूक्स इतना एक्साइटेड था कि उसने जो ये पार्टिकल जो यहाँ पे प्रोड्यूस और स्पार्किंग प्रोड्यूस कर रहे थे कि ये तो हर एक एटम में ये प्रेजेंट होते हैं, हर एक गैस में ये प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है कि मैंने एटम, वो एटम इसको कह रहा था कि मैंने एटम डिस्कवर किया था, वो उसकी जहन में ये सोच, उसकी सोच ये थी कि मैंने एटम को डिस्कवर कर लिया। अदरवाइज वो इलेक्ट्रॉन्स थे जो एटम से निकल रहे थे। तो ग्लो इनसाइड द ट्यूब डिसअपियर हो जाता है एंड सम इनविजिबल रेडिएशन, एंड सम इनविजिबल रेडिएशन जो है, इनविजिबल दैट कैन नॉट बी सीन विद द आईज, इनविजिबल रेडिएशन वाज ऑब्जर्व, रेडिएशन वाज डिटेक्टेड, इसको डिटेक्ट किया गया, डिटेक्टेड ऑन द जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ऑन द जिंक सल्फाइड स्क्रीन, जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे जो है सम इनविजिबल रेडिएशन वाज डिटेक्टेड, इनको डिटेक्ट किया गया। नो these rays cannot be seen with the naked eyes, they can be detected by zinc sulfide, ये जिंक सल्फाइड जो है यहाँ पे आप लोगों के पास। तो प्लीज इसका केमिस्ट्री क्या है, उस केमिस्ट्री की तरफ हम आते हैं और इसको जो है थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं कि ग्लो कहाँ से अराइज होता है। और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें फिर जो है ये इनविजिबल रेडिएशन, ये अगर आप लोग देखें ये हाइड्रोजन गैस है
और जब इसको इलेक्ट्रिक आर्क देते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक आर्क इसको देते हैं, जब इसको इलेक्ट्रिक आर्क देते हैं तो यहां पे 10,000 वोल्ट का इलेक्ट्रिक आर्क देते हैं, तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन के जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में चला जाता है, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है, जब ये वापस रिटर्न होता है तो फोटोन रिलीज करता है। तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया कि बाल्मर सीरीज में जो है ब्लू कलर जो है यहां पे आप लोगों के पास कलर रिलीज होता है, अब ब्लू कलर जो है यहां पे रिलीज होता है। अच्छा, अगर हम यहां पे जो है नियॉन को यूज करते हैं तो नियॉन में प्रोटॉन नंबर और हाइड्रोजन में प्रोटॉन नंबर डिफरेंट है, तो अब यहां पे न्यूक्लियर एक्साइटेशन डिफरेंट होगी। तो यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स में एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है और यहां पे 10 प्रोटॉन्स है, और यहां पे अगर आप लोग देखें तो इसमें एक प्रोटॉन, बल्कि चले 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन इस एक इलेक्ट्रॉन को यहां पे लेके आते हैं और यहां पे 10 प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को वापस रिटर्न करके लेके आते हैं, तो फोटोन रिलीज होता है। यहां पे रेड कलर का फोटोन, तो इसलिए ग्लो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस। ग्लो क्या करता है, वो नेचर ऑफ द गैस, और ग्लो किस वजह से अराइज होता है, दिस इज ड्यू टू द एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ग्लो इनसाइड द ट्यूब जो अपीयर होता है, इनसाइड द ट्यूब जो अपीयर होता है, दिस इज ड्यू टू द डी एक्साइटेशन, दिस इज ड्यू टू द डी एक्साइटेशन, ड्यू टू द डी एक्साइटेशन जो है, इससे डिस्क्राइब डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की डी एक्साइटेशन से जो है ये ग्लो अपीयर होता है, और ये नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करता है। फिर जब हम क्या करते हैं, यहां पे जो है हाइड्रोजन गैस है, और हम इस जो है क्या करते हैं, यहां पे प्रेशर इनसाइड द ट्यूब और रिड्यूस कर लेते हैं। जब प्रेशर इनसाइड द ट्यूब रिड्यूस कर लेते हैं, ये 10,000 वोल्ट करंट जब हम इससे पास करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस को आयोनाइज कर लेता है और इससे इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, डिस्चार्ज कर लेता है। यहां पे यही गैसेस की डिस्चार्जिंग होती है, तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल जो है निकाल देता है। ये इलेक्ट्रॉन्स देखें, ये जो है नेगेटिव चार्ज प्लेट है, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करते हैं और तेजी के साथ चले जाते हैं। यहां पे स्ट्रीम ऑफ रेडिएशन बहुत से इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं एंड दे एक्वायर काइनेटिक एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, एंड दे मूव टुवर्ड्स द के एनोड की तरफ मूव करते हैं, और जब से स्क्रीन को स्ट्रक करते हैं वहां पे स्पार्किंग प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह जो है जो बकायाजात ऑफ द गैसेस होते हैं, बकायाजात ऑफ गैसेस है, तो ये गैसेस पार्टिकल जो है इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, गैसेस पार्टिकल के जो आयंस होते हैं तो ये मूव करते हैं, और फिर इनको केनाल रेज, इनको केनाल रेज का नाम दिया गया, और इनको जो है कैथोडिक रेज का नाम जो है यहां पे डिस्क्राइब करते हैं कि ये कैथोडिक रेज है। आप लोगों के बुक में जो है 2 सेंटेंसेस लिखे हैं कि द एग्जैक्ट वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है, तो जितना ट्यूब का जो लेंथ होता है, ट्यूब का लेंथ, जितना ट्यूब लेंथ इंक्रीज होता है तो वो द वोल्टेज जो है वो आप लोगों के पास इंक्रीज डिस्क्राइब होगी, और कम ज्यादा डिस्क्राइब होगी, और जितना जो है ट्यूब जो है इसका लेंथ कम होगा तो कम वोल्टेज फॉर द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज रिक्वायर्ड होगी। सेकेंड पॉइंट ये है कि द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब, जो लो प्रेशर पे गैसेस डिस्चार्ज होते हैं और हाई प्रेशर पे जो है गैसेस की डिस्चार्जिंग कम होगी। तो गैसेस को डिस्चार्ज करना हो तो प्रेशर को लो रखना है, वोल्टेज को हाई रखना है, और ट्यूब लेंथ को कम रखना है, तो उसके बेस पे जो है आप लोगों के पास गैसेस की प्रॉपर डिस्चार्जिंग होगी। अच्छा, तो ये अगर आप लोग देखें तो यहां पे ये जो इनविजिबल रेडिएशन है, जो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकल गया, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकाल दें, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकाल दें, किसी भी गैस से इलेक्ट्रॉन निकाल दे, उसका नेचर चेंज नहीं होता। तो जो इनविजिबल रेडिएशन प्रोड्यूस होते हैं इनसाइड द ट्यूब, दे आर इंडिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ गैस, ये नेचर पे इंडिपेंडेंट होते हैं। सो इनविजिबल रेडिएशन जो है दे आर इंडिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ गैस, इंडिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ गैस, ऑन द नेचर ऑफ गैस, ये नेचर ऑफ द गैस पे इंडिपेंडेंट होते हैं। जो ग्लो होता है ये जो है नेचर ऑफ द गैस पे जो है डिपेंड करता है, और ये जो गैसेस जहां पे जो आप लोगों के पास इनविजिबल रेडिएशन है ये इंडिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ गैस है। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप लोग देखें, आप लोगों के बुक्स में एक एट दिस पॉइंट कि जब गैसेस डिस्चार्ज हो जाते हैं, आयंस बन जाते हैं, सर्किट कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स करंट कैरियर, एक साइड पे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, दूसरे साइड पे जो है आयंस आ रहे हैं, तो दोनों इलेक्ट्रोड और एनोड के दरमियान जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट शुरू करते हैं सर्किट कंप्लीट हो जाता है, सर्किट जो है यहां पे कंप्लीट। इस दौरान क्योंकि इलेक्ट्रिक आयंस प्रोड्यूस है, प्लाज्मा जनरेट हुआ है, मैटर आयोनाइज हो गया है,
प्लाज्मा स्टेट ऑफ द मैटर जो है यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। और आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कोलिजन। नंबर ऑफ कोलिजन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसको मिनिमाइज करने के लिए कि इलेक्ट्रिकल कोलिजन को मतलब ये कि अगर हम रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करते हैं तो वी हैव टू कीप अ हाई पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो हाई पोटेंशियल डिफरेंस इज एप्लीकेबल इन ऑर्डर टू, इतना पोटेंशियल डिफरेंस जो है मैंने इस पे अप्लाई करना है कि वो इस इलेक्ट्रॉन को और इस प्रोटॉन को जो है इन दो इलेक्ट्रोड के दरमियान क्या करे, इनको मूव करे, इनको मूवमेंट दे दें। तो इनकी मूवमेंट के लिए मुझे हाई पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस between the two electrode in discharge tube is maximum when there is a electric discharge होता है। तो जब गैसेस डिस्चार्ज होते हैं तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आप लोगों के पास मैक्सिमम जो है ये डिस्क्राइब होगा। तो सेकंड पॉइंट में जो आप लोग देखें, मैं इसको एक आसान लैंग्वेज में इस तरह डिस्क्राइब करता हूं कि मेरे पास जो है यहाँ ये दो इलेक्ट्रोड्स है। ये क्या है? दो इलेक्ट्रोड्स है और इन दो इलेक्ट्रोड्स में 10,000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूं। यहाँ पे मॉलिक्यूल ज्यादा है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इन दो आप लोग वर्ड्स देखिए, यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या है? ज्यादा है। ये नेगेटिव प्लेट है और ये पॉजिटिव प्लेट है। मैंने 10,000 वोल्ट, ये 10,000 वोल्ट एनर्जी इन पूरे मॉलिक्यूल पे जो है क्या होती है? इन मॉलिक्यूल पे डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल को इतनी एनर्जी नहीं मिलती कि ये मॉलिक्यूल को क्या करे? एक्साइट करे या डिस्चार्ज करे। तो यहाँ पे ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जब प्रेशर इनसाइड द ट्यूब में रिड्यूस कर लेता हूं, जब प्रेशर इनसाइड द ट्यूब रिड्यूस कर लेता हूं तो इन दो इलेक्ट्रोड के दरमियान जो है मॉलिक्यूल्स कम हो गए। तो ये 0.1 mm ऑफ मर्करी पे प्रेशर लेके आता हूं। अब यहां पे 10,000 वोल्ट एनर्जी है। ये 10,000 वोल्ट एनर्जी कम मॉलिक्यूल पे डिस्ट्रीब्यूट होती है। जब कम मॉलिक्यूल पे तो ये इनके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है। तो एक्साइटेशन तो 0.1 mm ऑफ मर्करी पे जो है एक्साइटेशन होती है एंड देयर इज नो आप लोगों के पास एक्साइटेशन या जो है डिस्चार्ज होता है। लेकिन जब मैं प्रेशर इनसाइड द ट्यूब और कम कर लेता हूं तो प्रेशर इनसाइड और 10,000 वोल्ट रख देता हूं तो यहां पे मॉलिक्यूल कम हो गए। अब ये 10,000 वोल्ट एनर्जी इतनी ज्यादा है कि इन मॉलिक्यूल में तोड़ फोड़ शुरू कर ले और इनसे इलेक्ट्रॉन को निकाल दे। तो यहां पे आयोनाइजेशन होता है, यहां पे इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होता है और यहां पे कुछ ऑब्जर्व नहीं होता है। तो ये 3 केसेस है जिसको जो है यहां पे डिस्क्राइब करना था। तो इन 3 केसेस को अगर आप लोग देखें, यहां पे जो है मैंने जनरल लिखा है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में यहां पे गैसेस ज्यादा, यहां पे गैसेस कम और यहां पे गैसेस सबसे कम। ये 10,000 वोल्ट एनर्जी इतनी ज्यादा है कि ये मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन इससे क्या करते हैं? इससे निकाल देते हैं। और यहां पे 10,000 वोल्ट एनर्जी कम है तो सिर्फ इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेशन है और यहां पे 10,000 वोल्ट एनर्जी इतने मॉलिक्यूल पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल ना एक्साइट होते हैं और ना जो है डिस्चार्ज होते हैं। तो यहां पे सिर्फ प्रेशर रिडक्शन की बात जो है हम यहां पे, तो गैसेस जो है डिस्चार्ज होते हैं एट लो प्रेशर पे, गैसेस डिस्चार्ज होते हैं लो प्रेशर पे, गैसेस की डिस्चार्जिंग लो प्रेशर पे और हाई पोटेंशियल डिफरेंस पे जो है गैसेस की डिस्चार्जिंग जो है ये डिस्क्राइब होती है। तो अगर आप लोग देखें हमारे पास यहाँ पे कैथोडिक रेज और ग्लो जो है यह अपीयर होता है। ये अगर आप लोग देखें ये जनरल जो है कैथोडिक रेज को जो है हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। इन रेडिएशंस को जो यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं तो इनिशियली वो लोग ये समझ रहे थे कि ये रेडिएशन क्या है? ये रेडिएशन वो लोग ये समझ रहे थे कि ये कैथोड जो है इन इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। तो इसी वजह से कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, लेकिन एक्चुअली जो है ये गैसेस की डिस्चार्जिंग से हो रहे थे, गैसेस डिस्चार्ज हो रहे थे और इससे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे थे। नॉट फ्रॉम द कैथोड से इलेक्ट्रॉन जो है ये रिलीज हो रहा है। 10,000 वोल्ट पे कैथोड इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करता, सिर्फ गैसेस के डिस्चार्जिंग से जो है यहाँ पे क्या है? ये स्ट्रीम ऑफ रेडिएशन। तो इनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंटिस्ट ने जो है उस जमाने में जो है इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब किया है। तो प्लीज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कि ये कैथोडिक रेज है। कैथोडिक रेज आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैथोडिक रेज क्या है? अ बीम ऑफ कैथोडिक रेज है। और यहां पे जो है अगर आप लोग देखिए इसको पास किया गया है तो इलेक्ट्रिक डायपोल से, इलेक्ट्रिक डायपोल तो एक्सटर्नल डायपोल से जो है अगर आप लोग देखें, मैं इसको ट्यूब है, ये ट्यूब है, तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव प्लेट और यहाँ पे नेगेटिव प्लेट, बिल्कुल इसको जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल यहाँ पे रख दिया गया है। इलेक्ट्रिक डायपोल से इन रेडिएशन को जब पास किया गया, इनका बीम ऑफ रेडिएशन को पास किया गया, तो ये जो है अगर आप लोग देखें तो ये जो रेडिएशन जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल से पास किया गया तो दे बेंड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो गए। नो डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट
ऑफ द कैथोडिक रेज इंडिकेट करता है कि दीज रेज आर चार्ज हैं, और ये जो है कौन से चार्ज है, प्लीज गौर से देखिए, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, नेगेटिवली चार्ज रेज जो है इनको रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज रेज जो है इनको डिस्क्राइब करते हैं। फिर क्या करते हैं, एक दूसरे एक्सपेरिमेंट में जो है यहां पे नॉर्थ साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रख देते हैं, नॉर्थ साउथ पोल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, और इन रेडिएशन को जो है इससे क्या करते हैं, पास करते हैं। सो व्हेन दे आर परपेंडिकुलर, ये आप लोगों के पास क्या है, परपेंडिकुलर है, ये मैग्नेट्स हैं परपेंडिकुलर है, और यहां से कैथोडिक रेज आ रहे हैं, तो जैसे कैथोडिक रेज यहां पे आ जाते हैं, सो दे फॉलो अ सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ यहां पे फॉलो कर लेते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन, बोथ ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब करते हैं कि दे हैव चार्ज नेचर, इनका चार्ज नेचर है। तो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन, तो डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन, ये बोथ ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट इंडिकेट करता है कि कैथोडिक रेज हैव चार्ज नेचर, इनका चार्ज नेचर है। कैथोडिक रेज को जो है एक दूसरा एक्सपेरिमेंट जो है हेटॉर्फ ने किया है, और उसने यहां पे जो है क्या किया है कि यहां पे जो है उसने एक ऑप्टिक ऑब्जेक्ट रखा है। ऑप्टिक ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट पास नहीं होता, और यहां पे एक स्क्रीन रखा हुआ है, तो यहां से ये कैथोडिक रेज जो है जब पास हो रही है, तो ये कैथोडिक रेज जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है, और यहां पे जो है ये इस ऑप्टिक ऑब्जेक्ट का स्क्रीन पे जो है शेडो कास्ट करता है। उसके कंक्लूजन ये है कि ये कैथोडिक रेज जो है ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, और बिल्कुल जो है अगर आप लोग ये परपेंडिकुलर, बिल्कुल हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं कि ये जो है बिल्कुल यहाँ पे डायरेक्टली मूव करती है, और इसका शेडो जो है यहाँ पे का, तो शेडो कास्ट करना ये इंडिकेट करते हैं कैथोडिक रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, के ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। फिर एक अनदर एक्सपेरिमेंट में जो है विलियम क्रूक्स क्या करता है कि यहाँ पे जो है स्मॉल पैडल ऑफ पेन व्हील, ये पेन व्हील लेता है, और इस पे जो है कैथोडिक रेज का बीम जो है वो फोकस करता है। अब बीम ऑफ कैथोडिक रेज जो है इस पे फोकस करता है, तो जब इस पे फोकस करता है तो ये इसको रोटेशन दे देता है। ये क्या करता है, स्मॉल पेन व्हील को रोटेशन करता है। तो कंक्लूजन उसके यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि इन पार्टिकल जो कैथोडिक रेज है, सो दे हैव जो है क्या है, मटीरियल नेचर है। तो अगर इनका मटीरियल नेचर है, पार्टिकल इनका मास है, इनके साथ काइनेटिक एनर्जी है, इनके साथ मोमेंटम है, जो कि इस पैडल को ट्रांसफर हो रहा है, इसकी वजह से जो है, तो यहाँ पे जो है ये मटीरियल नेचर ऑफ द कैथोडिक रेज को डिस्क्राइब करता है, क्योंकि इट रोटेट द पैडल ऑफ स्मॉल पेन व्हील जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। ओके, द नेक्स्ट जो है एक अनदर एक्सपेरिमेंट है जिसमें ये कैथोडिक रेज है, और इन कैथोडिक रेज को जो है यहाँ पे एक मेटल रख देते हैं, मेटल, और उस पे ये मेटल है, और उसको को ये टारगेट करते हैं। जब ये मेटल को टारगेट करते हैं तो इस मेटल में यहाँ पे पार्टिकल है, ये सॉलिड स्टेट में है, दे हैव वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो जब ये कैथोडिक रेज इसको हिट करते हैं तो इन पार्टिकल की वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज होगी पार्टिकल की, तो उनका टेंपरेचर इंक्रीज होगा, तो दे विल हीट अप, ये हीट अप हो जाएंगे। कैथोडिक रेज आल्सो हीट अप द मेटल सरफेस, इट मींस दे ट्रांसफर द काइनेटिक एनर्जी इनटू द मेटल सरफेस। मेटल सरफेस को जो है ये ट्रांसफर करते हैं, और उनकी जो है वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी जो है ये इंक्रीज होती है। कैथोडिक रेज आल्सो प्रोड्यूसेस एक्स रेज, ये क्या काज करते हैं, ये एक्स रेज की प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो एक्स रेज किस तरह प्रोड्यूस होते हैं, इसको डिटेल में जो है नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कशन उस पे होगी, लेकिन अगर आम तौर पे हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ, कैथोडिक रेज, ये कैथोडिक रेज है, दीज आर सो एनर्जेटिक रेज। ये एक एटम है, और ये उसका न्यूक्लियस है, ये प्रोटॉन नंबर्स हैं, और यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पे भी आप लोग देखें इलेक्ट्रॉन्स हैं। और कैथोडिक रेज आर खुद भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स है, हाईली एनर्जी, हाई पोटेंशियल डिफरेंस के जरिए इनको जनरेट किया है। नो दे आर सो एनर्जेटिक रेज दे पेनिट्रेट इनटू द एटम और हिट दिस इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को हिट करके इसको यहां से निकाल देते हैं। तो दे क्रिएटेड वैकेंसी, ये क्या कहते हैं, ये के शेल है, ये एल शेल है, ये एम शेल है। तो जब इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते, एक्साइट नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाते हैं, वैकेंसी क्रिएट करते हैं कैथोडिक रेज। तो कैथोडिक रेज सो एनर्जेटिक रेज होते हैं कि इलेक्ट्रॉन को हिट करके इससे निकाल देते हैं, यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। तो ये एल का इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे जम करता है, तो जब यहाँ पे ये जम करता है तो इस फोटॉन को रिलीज करता है, और यहां से दूसरा चांस ये कि ये एम से इलेक्ट्रॉन यहां पे जम करके आए, तो यहां पे भी फोटॉन रिलीज होगा। ये जो फोटॉन यहां पे रिलीज होते हैं, इनका जो वेवलेंथ होता है वो एक्स रेज के रेंज में होता है। सो दे आर सो एनर्जेटिक रेज दैट दे इवन नॉक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इनर शेल
एंड हेंस काजेस टू क्रिएट वैकेंसी, और उस वैकेंसी को फिल करने के लिए फिर अपर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जंप करना शुरू कर लेते हैं। के सीरीज क्या होता है, एल सीरीज क्या होता है, ये बाद में इस पर डिस्कशन करेंगे। नो दे आर आल्सो, तो दे कैन आल्सो नॉकआउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इनर शेल, ये इनर शेल से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करते हैं। Cathodic rays are so energetic rays that they even knock out electron from the inner shell, ये inner shell से electron and hence produces जो है X-rays की production. Now these are so energetic rays, ये cathodic rays है, और अगर मैं इसको हाइड्रोजन गैस इसके जरिए हिट करता हूं तो दे आल्सो नॉक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोजन गैस, इससे भी इलेक्ट्रॉन, नो इट कॉजेज आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस, ये आयोनाइजेशन भी ऑफ गैसेस भी। कैथोडिक रेज आर इलेक्ट्रॉन्स है, एंड इफ वी हैव टू हिट अ सोडियम आयन, अगर मैं सोडियम आयन को इस पे हिट करता हूं तो इट कैन आल्सो रिड्यूसेस, तो इसका रिड्यूसिंग इफेक्ट भी है और इसका ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट भी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन निकालता भी है और इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड भी करता है। तो इट हैविंग अ रिड्यूसिंग इफेक्ट एज वेल एज आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस, ये दोनों जो है ये खास करता है। तो ये इसकी जनरल प्रॉपर्टीज हैं, और इन प्रॉपर्टीज को आप लोगों ने प्लीज जहन में रखना है, और वो जो है उनको चेंज करते हैं, स्टेटमेंट को वो लोग चेंज करते हैं। तो ईटा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि कैथोडिक रेज जो है, द चार्ज नेचर ऑफ कैथोडिक रेज कैन बी एक्सप्लेन बाय दीस टू एक्सपेरिमेंट, और द चार्ज नेचर, द मटेरियल नेचर कैन बी एक्सप्लेन बाय जो है रोटेशन ऑफ पेडल। और स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं तो ये है कैथोडिक रेज हीट अप द मेटल सरफेस, कैथोडिक रेज एक्स-रेज प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, कैथोडिक रेज आयोनाइज द गैस और हैविंग अ रिड्यूसिंग इफेक्ट, इसका रिड्यूसिंग इफेक्ट भी होता है। तो ये कैथोडिक रेज के बारे में जो है जनरल जो है क्या है, एक स्केच है, और इसको आप लोगों ने प्लीज इनकी जो प्रॉपर्टीज है जिसको डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है डिस्क्राइब की है, तो उसको आप लोगों ने प्लीज जहन में रखना है। कैथोडिक रेज जो है दे आल्सो प्रोड्यूसेस, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूसेस एक्स-रेज, ये एक्स-रेज रेडिएशन में भी, प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होते हैं। आमतौर पे अगर हम यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन करते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज to mass ratio of electron, charge to mass ratio of electron, ratio of electron, इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशियो को जो है यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमिन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ टू फोर्सेस, इसको टू फोर्सेस के प्रेजेंस में जो है डिटरमिन किया गया है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फोर्स के प्रेजेंस में Fe, और दूसरा जो है मैग्नेटिक फोर्स के प्रेजेंस में, एंड दैट इज जो है इन दोनों फोर्सेस के प्रेजेंस में जो है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमिन्ड, कि चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो है डिटरमिन किया गया है। अगर आप लोग फोर्स देखें, वी नो दैट कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वेयर ई डिस्क्राइब करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, एंड मैग्नेटिक फोर्स जो है इट इज इक्वल टू यहाँ पे जो है QVB, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये जो है अगर आप लोग देखें इनके बराबर है। हाँ, आमतौर पे जो है जो एक्सपेरिमेंट जो है यहाँ पे परफॉर्म किया गया है, तो उस एक्सपेरिमेंट में जो है जो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन करते हैं, ये तीन केसेस में हैं कि लेट्स सपोज है कि ये आप लोग गौर से देखिए, यहाँ पे जो है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ द कैथोडिक ट्यूब जो है इसके लिए यूज किया गया है, और इस कैथोडिक ट्यूब में जो है एक्स डायपोल ऑफ द पॉजिटिव और नेगेटिव पोल, और यहाँ पे जो है बिल्कुल जो है नॉर्थ साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड जो है बिल्कुल इसके साथ जो है बिल्कुल परपेंडिकुलर एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है इनको क्या किए गए हैं, कनेक्ट किए गए हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है क्या है, कैथोडिक रेज आ रहे हैं, ये क्या है, कैथोडिक रेज जो है यहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, एंड दे हिट जो है इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ हो, अगर ये दोनों फोर्सेस ऑफ हो तो द कैथोडिक रेज ट्रेवल और इस पॉइंट को हिट करते हैं। ये क्या करते हैं, इस पॉइंट को। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट केस को इग्नोर करें, अगर मैं इलेक्ट्रिक फोर्स को ऑफ रखता हूं, मैग्नेटिक फोर्स को ऑन कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर लेते हैं और इलेक्ट्रिक फोर्स को ऑफ रखते हैं, तो जैसे ही यहां पे इंट्रोड्यूस करते हैं सो दे विल फॉलो अ सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ फॉलो करते हैं। तो अगर आप लोग देखें ये जो है कि ये कैथोडिक रेज जो है जब ये सर्कुलर पाथ फॉलो करते हैं, जब ये कैथोडिक रेज क्या करते हैं, सर्कुलर पाथ, इसको मैग्नेटिक फोर्स इसको जो है क्या करता है, सर्कुलर पाथ, ये इलेक्ट्रॉन है जो सर्कुलर पाथ इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है, अगर आप लोग देखें तो इसको जो है प्रोवाइड करता है, सर्कुलर पाथ जो है यहाँ पे इसको प्रोवाइड करता है। तो वी कैन आल्सो राइट कि ये Fm इज बैलेंस बाय Fcg, Fm इज बैलेंस बाय, तो कैन वी राइट QVm जो है QVm इज इक्वल टू Fcg mv स्क्वायर बाय r। ये Fcg है
और यहाँ पे ये QVM है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये जो है अगर आप लोग सॉरी QVB है, सॉरी ये QVB है, तो ये V जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। इस M को यहाँ पे ट्रांसफर करें तो Q/M, इस M को यहाँ पे लेके आता हूँ, B को यहाँ पे, तो इट इज इक्वल टू V/B N/R। ये एक इक्वेशन जो है यहाँ से डिस्क्राइब करते हैं। अगर आप लोग देखिए कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करते हैं, तो QVB मैग्नेटिक फोर्स इज बैलेंस बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको बैलेंस करता है। अगर आप इसको क्रॉस करते हो, चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो, ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सप्रेस करा है, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड है, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। और आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि साइक्लोट्रॉन के जरिए इस रेडियस को जो है डिटरमिन करते हैं, या जो है यहाँ पे क्लासिकल मेथड में जो है जो पॉइंट डायमीटर ऑफ द ट्यूब है तो उससे डिटरमिनेशन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है इस V को क्या करते हैं, किक आउट करते हैं। तो ये जो है यहाँ पे फर्स्ट केस जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को भी ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड दोनों को ऑन करते हैं। तो सेकंड केस जो है, अगर आप लोग, थर्ड केस जो है ये है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को भी ऑन करें और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों को ऑन करते हैं, तो दे आर एडजस्टेड इन सच ए वे कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैंसिल करें, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे को भी कैंसिल करे। तो इससे आप लोगों ने इसकी एडजस्टमेंट करनी है कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज बैलेंस बाय मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस करे। तो इट इज कैन बी राइट इज अ QE इज इक्वल टू QVB। तो ये जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा एंड वी कैन राइट इट इज अ E/B। सो द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी with the magnetic field intensity is described as a velocity of electron। ये इलेक्ट्रॉन की velocity यहाँ पे डिस्क्राइब हुई। Now you have to put this equation in यहाँ पे, ये इक्वेशन V की जगह जो है आप इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करें। Now putting the equation, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। Now putting this value in the equation, तो we can write Q/M is equal to E/B square into R। ये आप लोगों के पास फाइनल इक्वेशन जो है यहाँ पे जो है ये कैलकुलेशन J.J. थॉमसन ने की है। Now this experiment was performed by J.J. थॉमसन। उन्होंने जो कैलकुलेशन की है तो he found कि the charge to mass ratio of electron जो है ये 1.07 जो है, इसको जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं कि this value is equal to 1.7 और ये 58 into 10⁻11 कूलम पर kg जो है इसकी वैल्यू है। So the charge to mass ratio of electron, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और आप लोग प्लीज ये इक्वेशन जो है ये वैल्यू याद रखिए और इस इक्वेशन को जो है आप लोगों ने जहन में रखना है। तो चार्ज टू मास रेशियो का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डायरेक्ट रिलेशन है एंड चार्ज टू मास रेशियो हैव इनवर्स रिलेशनशिप विद द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका इनवर्स रिलेशन यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। ओके, इसका मतलब क्या है, इस वैल्यू का मतलब क्या है? इस वैल्यू का मतलब यह है कि अगर मेरे पास 1 kg इलेक्ट्रॉन हो, अगर 1 kg इलेक्ट्रॉन हो तो उसमें कितने चार्जेस होते हैं? 1.758 into 10⁻11 कूलम चार्जेस में होते हैं। अगर मेरे पास 1000 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो 1.758 into 10⁻11 कूलम चार्जेस हैं, इसमें इतने चार्जेस होते हैं। अगर मैं आपको ये कहूं कि हाउ मेनी चार्जेस आर देयर, the number of coulomb charges, the number of coulombs charges जो है charges present in 1 gram of electron, in a single gram of electron। अगर single gram of electron हो तो how many charges can be write कि अगर ये 1000 में यहाँ पे ट्रांसफर करूं तो यहाँ पे 1 ग्राम रह जाएगा, ये 1.758 इन 10⁻11-3 कूलम जो है, अगर आप लोग देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, ये 1.758 इन 10⁸ कूलम चार्जेस होते हैं। तो अ सिंगल ग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन में 1.758 इन 10⁸ कूलम चार्जेस होते हैं। वी नो दैट 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। नो इट कंटेन 1.758 इन 10⁸ कूलम चार्जेस होते हैं। अगर मैं इसको हाफ करूं 500 तो ये भी हाफ हो जाएगा। अगर मैं ये कहूं कि 1 मिलीग्राम में कितने चार्जेस होंगे, 1 मिलीग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन, अ सिंगल मिलीग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन में 1.758 इन 10⁻ जो है 8 माइनस जो है आप लोगों के पास 3 कूलम चार्जेस जो है। अ सिंगल मिलीग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मिलीग्राम इलेक्ट्रॉन वेट का 1.758 इन 10⁵ कूलम चार्जेस जो है ये आप लोगों के पास 1 मिलीग्राम में प्रेजेंट होंगे। यू कैन कैलकुलेट अ सिंगल माइक्रोग्राम के लिए
तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज हैं जिसको आप लोग, अगर मैं आपको ये 1 मिलीग्राम में इतने हैं तो 100 में कितने होंगे, यू कैन इजीली फाइंड, जस्ट ओनली मल्टीप्लाई 100। 500 मिलीग्राम में कितने होंगे, जस्ट ओनली मल्टीप्लाइड 500, 500 इसके साथ मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट योर वैल्यूज, आप लोगों के पास ये वैल्यूज जो है आ जाएगा। तो ये अगर आप देखिए अ सिंगल मिलीग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने चार्जेस हैं, अ सिंगल जो है ग्राम में कितने चार्जेस हैं, अ सिंगल केजी ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 केजी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो ये डबल हो जाएंगे, 3 केजी पे 3 टाइम इंक्रीज, 4 केजी में जो है 4 केजी आप लोगों के पास 4 मल्टीप्लाइड होगा, यहां पे जो वैल्यू मल्टीप्लाइड होगी इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन होगी, तो 1 केजी इलेक्ट्रॉन में आप लोगों के पास इतने जो है क्या है कूलम चार्ज जो है ये डिस्क्राइब होते हैं। नेक्स्ट जो है अगर आप लोग देखें तो एक अनदर जो है वो हम डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, के इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है। तो देयर इज नो नीड कि हम इसकी कैलकुलेशन में जाएं और इसको जो है, तो ये पॉइंट ज़हन में रखिए कि द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड बाय मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के जरिए जो है इसको डिटरमाइन करते हैं, एंड इट वाज डिटरमाइंड इन 2 टाइप ऑफ फोर्सेस, एक इलेक्ट्रिक फोर्स के प्रेजेंस में इसको डिटरमाइन किया गया है, इलेक्ट्रिक फोर्स के प्रेजेंस में, एंड सेकंड जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रेजेंस में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स के प्रेजेंस में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड, और इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के प्रेजेंस में जो है E/m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड, चार्ज टू मास रेशियो वाज डिटरमाइंड। तो इन दो फोर्सेस के प्रेजेंस में इन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन चार्ज वैल्यू इक्वल टू 1.6 एंड 10⁻⁻⁹ कूलम चार्जेस के बराबर है। नो दिस वैल्यू अगर आप लोग इसको देखें तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो हम इस तरह डिस्क्राइब करते हैं कि दिस वैल्यू इस आई सिस्टम में, एंड इफ द इलेक्ट्रॉन जो है 4 पॉइंट जो है अगर आप लोग देखें तो इसको इस जो है जो हम CGS सिस्टम से डिस्क्राइब करते हैं, तो अगर आप लोग देखें तो ये 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स में इसको डिस्क्राइब करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है ESU में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में 4.8 इंटू 10⁻⁻10 है, और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्जेस हैं। अगर आप लोग देखें मैं आपको ये कहूं कि 10 इलेक्ट्रॉन में कितने चार्जेस होंगे, जस्ट ओनली क्रॉस करें इसके साथ, 10 इलेक्ट्रॉन 10 टाइम कूलम चार्ज इंक्रीज। ओके, अगर मैं आपको ये कहूं कि 100 इलेक्ट्रॉन में कितने चार्जेस होंगे, कैन यू फाइंड 100 मल्टीप्लाई करें। अगर मैं आपको ये कहूं कि 1000 इलेक्ट्रॉन में कितने चार्जेस होंगे, 1000 मल्टीप्लाई करें। और अगर मैं आपको ये कहूं कि 10,000 ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम चार्ज होंगे, यू कैन इजीली फाइंड, यू कैन जस्ट ओनली क्रॉस इट। तो एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इन 10⁻⁻19 एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने चार्जेस होंगे, एवोगाड्रो नंबर। तो अगर आप लोग देखें मैं यहां पे इस तरह डिस्क्राइब करता हूं कि एक एवोगाड्रो नंबर जो है 6.022 इन 10⁻23, दैट इज आल्सो कॉल्ड 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी कूलम चार्जेस आर देयर इन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इसके साथ क्रॉस करें तो यहां पे जो आप लोगों के पास क्रॉस कूलम होंगे 96500 कूलम चार्जेस, एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू 1 फैराड, ये 1 फैराड के भी बराबर होता है। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसमें 96500 कूलम चार्जेस होते हैं, और ये 1 फैराड के बराबर है। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 296,500 कूलम चार्जेस, ये 2 फैराड। अगर मैं आपको ये कहूं कि हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 3 फैराड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 3 मोल्स इसमें प्रेजेंट है। तो 3 फैराड मींस 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 4 फैराड मींस 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 10 फैराड मींस 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे जितने फैराड्स होते हैं 1 फैराड में आप लोगों के पास 96500 होते हैं, और ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके बराबर है, और ये 1 फैराड के 2 मोल जो है ये 2 मल्टीप्लाइड 96500, ये आप लोगों के पास जो है 2 फैराड, और यहां पे 3 फैराड तो 3 मल्टीप्लाइड 96500 कूलम, और यहां पे जो है ये 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होंगे। तो ये अगर आप लोग देखें एक इलेक्ट्रॉन्स और यहां पे जो है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है आप लोगों ने किस तरह डिस्क्राइब करने हैं। तो एक तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरा चार्ज टू मास रेशियो। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इतना स्मॉल है दैट वी कैन नॉट डिटरमिन इट बाय किसी भी बैलेंस के जरिए नहीं कर सकते, सो वी हैव टू डिटरमिन बाय इनडायरेक्टली। इसकी इनडायरेक्टली तो चार्ज टू मास रेशियो इज इक्वल टू 1.758 इन 10⁻11 कूलम है, और यहां पे जो है पर केजी है, और इस इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है तो ये 1.6 इन 10⁻⁻19 कूलम है। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.758
इंटू 10⁻11 पर केजी है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करता हूं तो ये यहां पे ट्रांसफर करे 1.6 इन 10⁻19 कूलम डिवाइड बाय 1.758 इन 10⁻11 कूलम पर केजी जो है, अगर आप इसका रेशियो निकाले तो यू विल गेट 9.1 इन 10⁻31 जो है यहां पे केजी के बराबर होगा। एक इलेक्ट्रॉन का मास जो है, मास ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन 9.11 इन 10⁻31 केजी के बराबर है। एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इन 10 जो है, अगर आप देखें 28 ग्राम के बराबर है। एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 इन 10⁻25 जो है मिलीग्राम के बराबर है। एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 इन 10⁻22 जो है, अगर आप देखें तो माइक्रोग्राम के बराबर है। एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इन 10 जो है, ये 1 जो है, अगर आप देखें 9 नैनोग्राम के बराबर है। और एक इलेक्ट्रॉन का मास जो है, यहां पे भी डिस्क्राइब करता हूं कि अ सिंगल इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 इंटू 10 जो है, यहां पे अगर आप देखें 16 जो है, ये पाइकोग्राम के बराबर है। ये पाइकोग्राम में, तो ये नैनोग्राम में, ये पाइकोग्राम में जो है डिस्क्राइब करता हूं। तो पाइकोग्राम में जो है -116 है, यहां पे -19 माइनस जो है, अगर आप लोग देखें, ये आप लोगों के पास जो है प्लीज गौर से देखिए, जो है इसको डिस्क्राइब 22, ये 25, ये 28 और ये 31 केजी है। एक इलेक्ट्रॉन का मास एटॉमिक मास यूनिट में, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन के मास को एक्सप्रेस करता हूं, वी नो दैट 1 एटॉमिक मास यूनिट में, यहां पे जो है अगर आपको याद हो 1.6 इन 10⁻24 ग्राम में 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है। चैप्टर फर्स्ट में डिस्कशन की है। तो यहां पे जो है ये 9.11 इन 10⁻28 ग्राम में कितने एटॉमिक मास यूनिट होंगे? तो एक इलेक्ट्रॉन का मास एटॉमिक मास यूनिट में 0.00055 AMU के बराबर होता है। एटॉमिक मास यूनिट में एक इलेक्ट्रॉन जो है ये 0.0005 AMU के बराबर होता है। तो ये आप लोगों के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास AMU में, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन का मास AMU में इसके बराबर है। 2 इलेक्ट्रॉन का डबल हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन का 10 टाइम इंक्रीज, 100 इलेक्ट्रॉन का 100 टाइम इंक्रीज, 200 इलेक्ट्रॉन का 200 टाइम आप लोगों के पास इंक्रीज हो। तो ये क्या है? ये जनरल कैलकुलेशंस है फॉर द, प्लीज ध्यान में रखें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट में इसको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो है इलेक्ट्रॉन का जो टॉपिक है इसको जो है क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।